हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेडल्स रूल को। आज हम लोग देखेंगे बोल्स फार्मूला यानी कि बोल्स रूल को। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे बोल्स रूल क्या होता है यानी कि बोल्स का फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एरर इन इंटीग्रेशन देखेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम आपको इसमें मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। बोल्स रूल क्या होता है? न्यूटन कोट्स के फॉर्मूले में जब हम लोग n=4 लेते हैं तो हमें जो ड्राइव फार्मूला मिलता है उसी को बोलते हैं बोल्स रूल। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो इट इज़ अ हायर ऑर्डर न्यूटन कोट्स फार्मूला। ठीक है। तो ये इफ वी टेक n=4 इन न्यूटन कोट्स फार्मूला देन वी विल गेट बोल्स रूल। न्यूटन कोट्स में अगर n=4 लेते हैं तो हमें बोल्स रूल मिलता है। तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इंटरवल। तो नंबर ऑफ इंटरवल n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि हम लोगों ने वेडल्स रूल में देखा था, वहाँ पे n=6 ले रहे थे। तो जो भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अगर उसमें n की वैल्यू दी हुई है तो वो 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो खुद से लेना है। तो अगर वेडल्स रूल लगा रहे थे तो उसमें 6 का मल्टीपल या तो 6 या तो 12 या फिर 18, इस तरीके से हम लोग ले रहे थे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला था। लेकिन बोल्स रूल में क्या है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ इंटरवल यानी कि n क्या है हमारा 4 है, तो 4 का मल्टीपल में ही हम लोग जो है इंटरवल्स को लेंगे। या तो 4 ले सकते हैं या फिर 8 या फिर 12, इस तरीके से ले सकते हैं। तो यही लिखा है n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 और इट इज़ अ 5 पॉइंट फार्मूला। क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो रहेगा वो 5 रहेगा तो इंटरवल कितना बनेगा? 4 होगा। ठीक है, यही चीज़ है। सो द फार्मूला इज गिवन बाय, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने की है कि फार्मूला किस तरीके से है। अगर हम लोग क्वेश्चन में n=4 लेते हैं तो जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? y0 से लेकर के y1 y2 y4 तक बनेगा। लेकिन हम लोग n=5 नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हमारे पास टेबल बना जिसमें y की वैल्यू y0 से y5 तक रहे, क्योंकि n=5 नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ बोला है 4। तो 5 ले ही नहीं सकते, या तो 4 ले सकते हैं या फिर 8 ले सकते हैं। तो क्या है, अगर हम लोग n=8 का केस ले तो क्या होगा, हमारा जो y रहेगा वो y0 y1 इस तरीके से y8 तक जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टेबल बन रहा है वो y0 से y4 तक बनेगा, या फिर हमारा जो अगर हम लोग टेबल को और बड़ा करके बनाए तो y0 से y8 तक बनेगा, या फिर y0 से y12 तक का इस तरीके से टेबल बनेगा। इसी तरीके से हम लोग को अपने फॉर्मूलाज को भी याद रखने हैं। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला में व्हेन n=4 है, अगर हम लोग n=4 मान रहे हैं या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x0 से xn का मतलब बेसिकली x4 ही है यहाँ पे। तो x0 से x4 f(x) dx क्या बनेगा, आपको याद रखना है 2h/45 आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अंदर की बात करें तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा 7 32 12 32 7। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ 7 32 12 32 7, इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद y0 y1 y2 y3 y4 आपको इस तरीके से आपको याद रखना होगा बोल्स फार्मूला में। और यहाँ पे जो xn है वो बेसिकली x0 + 4h है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो nh होता है, ये 4h है। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये हो गया हमारा एक सेट ऑफ फार्मूला। अगर n=8 का केस लें तो हमारा फार्मूला बढ़ेगा बेसिकली। यहाँ तो हमारे पास y0 से y4 तक ही यूज़ हुआ है। अगर n=8 ले रहे हैं तो इसका मतलब y0 से लेके y8 तक, मतलब यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है और आगे एक्सटेंड करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन n=8 का केस लेते हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेशन x0 से लेकर के x8 तक जाएगा f(x) dx। यहाँ पे फिर से जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 7 32 12 32 7, सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है 7 32 12 32 7। तो ये हो गया हमारा 4 के केस के लिए, ये बनेगा n=4 के केस के लिए। n=8 को एक्सटेंड करना है तो सेम चीज़ जो है हमारा रेप्लिका होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो लास्ट वाला टर्म होता है हमारा, यानी कि यहाँ पे y4 है, वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करता है। मतलब ये स्टार्ट ही होगा y4 से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन x0 से x4 ले रहे हैं f(x) dx, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x4 से x8 करना होता है f(x) dx। ठीक है, तब जाके ये इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन x0 से x8 का f(x) dx। ये वाला हमारे पास प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो x4 है, ये वाला x4 जो है यहाँ पे सेम होता है। यहाँ से x0 से स्टार्ट हुआ x4, और जब दोबारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा वो x5 से नहीं x4 से हो रहा होता है। तो x4 से x8 होता है, तब वो हमारा जो है इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको ऐड करके बोल सकते हैं कि डायरेक्ट x0 से x8। तो यहाँ पे भी क्या है, वही चीज़ है कि ये जो चीज़ हमारा क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। उसके बाद सेम चीज़ है 7 32 12 32 7। ठीक है,
y4, y5, y6, y7, y8। इसके बाद अगर हम लोग n इक्वल टू 12 का भी केस लेते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं n इक्वल टू 12 का केस लिए तो यहाँ पे ये प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, 32, 12, 32, 7। यहाँ पे क्या होगा, y यहाँ पे y8 फिनिश हो रहा है तो यहाँ जो स्टार्ट होगा वो y8 से होगा, y8, y9 प्लस y10 प्लस y11 प्लस y12। इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे फिर से y12 से। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। xn की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि n इक्वल टू 8 है तो 8h हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या है, बेसिकली होता है हमारे पास b माइनस ए बाई एन। n की वैल्यू यहाँ पे 8 है और b माइनस ए यानी कि xn माइनस x0, ये बेसिकली यहाँ का अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। तो समझने के लिए बस इतना ही चीज़ था यहाँ पे। फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा। जैसे ही फॉर्मूला याद हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। सेम चीज़ जो है, टेबल तो हमारा सेम ही बनता है, जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है टेबल तक सेम बनेगा। फॉर्मूला में क्या करना है, बस बोल्स का फॉर्मूला लगा देना है। और याद रखने की चीज़ ये है कि ये 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। खैर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये वाला इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास बोला है यूज बोल्स फॉर्मूला टू कंप्यूट इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू नहीं बोली है, लेकिन हमें ये ज़रूर बोल दिया है कि बोल्स का फॉर्मूला लगाना है। तो या तो हम लोग n इक्वल टू 4 ले सकते हैं या तो n इक्वल टू 8 ले सकते हैं। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं एक काम कर रही हूँ, 4 लेकर के ही इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 8 लेने से वो टेबल थोड़ा ज़्यादा बनेगा, फॉर्मूला आपको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर्ड n इक्वल टू 4, ओके। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है। इसलिए स्टेप लेंथ हो जाएगा हमारे पास, स्टेप लेंथ का मतलब क्या हुआ, h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए बाई एन। तो ये हो जाएगी b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। b और a क्या है, बेसिकली ये b और a हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट है। तो ये a है हमारा 0 और b है π/2। तो यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हम लोगों ने लिया है 4, ठीक है। तो 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे बेसिकली π/8, ठीक है। तो h का वैल्यू हमारा निकल गया π/8। अब यहाँ पे x0 क्या है, x0 हमें पता है, बेसिकली हमने यहाँ पे b लिख दिया है। आप x0 xn माइनस x0 भी लिख सकते हैं। x0 क्या है, 0 है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। x1 का मतलब क्या होता है हमारे पास, x0 प्लस h। x0 प्लस h का मतलब 0 प्लस h, यहाँ पे क्या है, h हमारा जो निकल करके आया है, h की वैल्यू वो π/8 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग π/8, 0 प्लस यानी कि हो जाएगा ये π/8 x1 की वैल्यू। x2 की वैल्यू निकालेंगे तो होगा ये x0 प्लस 2h। तो 2h का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू h यानी कि π/8, यानी कि ये हो जाएगा π/4, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर x3 निकालते हैं तो ये होगा x0 प्लस 3h यानी कि 3π/8, ठीक है। इसी तरीके से जो x4 है हमारे पास 4π/8, 4π/8 यानी कि π/2 है, और इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट वाला वैल्यू है वही हमारा ये जो होता है ये π/2। तो ये हमारा आ गया। x की सारी वैल्यू के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक टेबल बनाना होता है। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। तो टेबल यहाँ पे मैंने अपना बना लिया। यहाँ पे मैंने लिखा है लेट्स मेक द टेबल फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रूट अंडर साइन एक्स। यहाँ पे लिखा है x का जो भी मेरे पास वैल्यू आया था, ये सारा x0 से लेकर के x4 तक का सारा वैल्यू को मैंने यहाँ पे x लिख दिया है। अब उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा एफ ऑफ एक्स यानी कि जो y की वैल्यू वो निकालना है। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है साइन एक्स का रूट। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले 0 पुट करेंगे। तो कैलकुलेटर आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास रूट है तो रूट लिखेंगे, रूट। उसके बाद साइन का सिंबल भी आपका कैलकुलेटर में होता है, साइन देंगे, और 0। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट वाले का वैल्यू ये 0 ही आ रहा है, तो 0। सेकेंड में हमारे पास x का वैल्यू है π/8। आपको यहाँ पे पाई की जगह पे कुछ ऐसा डिग्री वगैरह में नहीं जाना है, ठीक है। पाई मतलब पाई है और आपको कैलकुलेटर पे पाई का सिंबल मिल जाएगा। तो क्या करना है, सेकंड में π/8, x के जगह पे π/8 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूट, उसके बाद साइन, उसके बाद यहाँ पे x जो है, x का वैल्यू है हमारे पास π/8। तो आपको अगर कैलकुलेटर में लिख रहे हैं रूट, फिर साइन,
फिर पाई, फिर डिवाइडेड बाई, फिर 8 लिख रहे हैं। तो इस तरीके से लिखने पे कैलकुलेटर इसको 1 समझ के डिवाइडेड बाई 8 भी कर सकता है मतलब। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा जब भी आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, वो कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर डिपेंड करता है। जो मेरा कैलकुलेटर है उसमें मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि पहले मैं दूँगी रूट, ठीक है? उसके बाद साइन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पाई, डिवाइडेड का सिंबल, उसके बाद 8 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़, क्योंकि साइन के साथ कुछ होना चाहिए और जो भी है हमारा वो उसको मैं ब्रैकेट में दे रही हूँ, तो ये पूरे का और इसके ऊपर जो है हमारा रूट है, तो ये हमारा पूरा करेक्ट वैल्यू देगा। तो साइन रूट अंडर साइन पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे कैलकुलेटर में यहाँ पे आंसर के बगल में एक EXP है, उसके ऊपर हमारे पास जो है पाई का सिंबल है, तो उसके ऊपर वाले को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो मेरे पास जो है यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.61861। इसी तरीके से सारे वैल्यूज़ को आपको निकाल लेना है। जैसे ही हमारा सारा वैल्यू निकल जाए, आप यहाँ ये हो जाएगा y0, ये है y1, ये y2, ये y3, ये y4, ठीक है? y0 से y4 तक हमें पता है और हमें बूल्स का जो है इक्वेशन भी पता है, यहाँ पे बूल्स का फ़ॉर्मूला ये है। अगर n = 4 ले रहे हैं तो ये वाला हमारा फ़ॉर्मूला है। तो कुछ नहीं, बस अब इसको पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ। तो फ़ॉर्मूला यहाँ पे मैंने अपना लिख लिया है, जो फ़ॉर्मूला था y4 पॉइंट के लिए। अब क्या करना है, इसको पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2, h की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पाई बाई 8 है हमारा h की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 45 है और इसी तरीके से यहाँ पे 7 y0 हमारा 0 है प्लस 32 इंटू y1 की वैल्यू जो भी है यहाँ पर हमारा सारा, मैं इसको पहले पुट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यू को पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल होगा, पाई डिवाइडेड बाई ये आएगा 180 इंटू ये 7 इंटू 0 तो कैंसिल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इसको 32 को कॉमन लेते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 इंटू 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32 है, तो इसको कॉमन लेंगे तो ये दोनों अंदर बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.61861 प्लस 0.961186, ठीक है, प्लस 12 इंटू ये जो है हमारे पास 8.40896 और ये प्लस 7, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अब कैलकुलेटर से। तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है, एक काम करती हूँ, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ये हमारा 12 इंटू है ये, ठीक है, और प्लस 7। तो सॉल्व करने के बाद ये सारा जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 1.1806175, ये आ रहा है मेरा आंसर। आपको याद रखने का जो यहाँ पे चीज़ है, वो जितने भी सारे हमने मेथड्स पढ़े हैं, चाहे वो ट्रेपेज़ोइडल हो या फिर सिम्पसन्स 1/3 हो या फिर जो भी हो, सब में हमारे पास याद रखने के लिए क्या चीज़ है कि टेबल तक जो हमारा बनता है वो हमारा सिमिलर ही बनता है। आपको मेथड्स के अकॉर्डिंग n की वैल्यू अगर एक क्वेश्चन में दी हुई तो फिर ठीक है, नहीं दी हुई है तो आपको मेथड के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। बूल्स रूल अप्लाई कर रहे हैं तो 4 का मल्टीपल में लेना होगा। अगर आप लोग वेडल्स रूल अप्लाई कर रहे हैं तो 6 का मल्टीपल में लेना होगा, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है यहाँ पे पढ़ी हुई थी। ये हमारा बूल्स रूल था। ये इधर पे कहाँ गया? यस, यहाँ पे अगर ट्रेपेज़ोइडल रूल ले रहे हैं तो n तो 1 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, वो उसमें चल जाएगा। सिम्पसन्स 1/3 में n 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 5 नहीं ले सकते हम लोग। 3/8 अगर रूल लगाना है सिम्पसन्स का तो वो 3 का मल्टीपल में होना चाहिए। अगर बूल्स रूल लगाना है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए और वेडल्स रूल लगाना है तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। तो यही है बेसिकली आंसर। और इसके बाद आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है। इसमें फिर से मैंने n = 4 लेके सॉल्व किया है। आप एक काम करना, n = 8 लेके सॉल्व करके भी देख सकते हो। जो n = 4 का जो आंसर आ रहा है और n = 8 का जो आंसर आ रहा है, उन दोनों में जो है थोड़ा बहुत एरर जो है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। और ये वाला जो एरर है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एरर भी निकाला हुआ है। यस, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर निकालने नहीं बोला है, बट मैंने यहाँ पे जो है एरर निकाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एरर का मतलब जो भी इंटीग्रेशन हमारे पास दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब उस जो भी इंटीग्रेशन है उसको, जैसे हम लोगों ने स्कूल लाइफ में सॉल्व करते थे, उस सेम प्रोसेस से उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। जो भी वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू। और जो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से जो भी मेथड हम लोगों ने अप्लाई करके निकाला है, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बूल्स रूल अप्लाई करके यहाँ पे जो आंसर आया है, इसको बोलेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर। और हम लोग
नॉर्मल इंटीग्रेशन से, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 4 था, इसको इंटीग्रेट किए 1/1 + x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। अब इसमें 0 और 4 लगाएंगे, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 0, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा ये। जैसे ही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद हमारे पास, हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसका फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मॉड। मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है, बेसिकली माइनस में नहीं रखना है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमारा ये वाला आंसर आ रहा है। उसके बाद रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया वो डिवाइडेड बाई जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू ये है, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो ये जो हमारे पास आया इसी को बोलेंगे रिलेटिव एरर। इसके बाद एक और एरर है हमारे पास, परसेंटेज एरर। तो इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो वही चीज़ हमने किया और हमारा आंसर आया। ये सेम चीज़ आपको जितने भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर एरर निकालने बोल दिया जाए तो आपको फॉर्मूला इसी तरीके से जो है याद रखना है सारा, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के, और आपको एरर निकालना है, हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे मुझे याद से जो है फॉलो कर लेना। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।